वेलकम बैक। मग तुम्ही कशात आप कैसे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तीनों तगड़े ब्रांड के तीन तगड़े फोन, मोटोरोला एज 60 फ्यूजन वर्सेस Vivo T4 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A36। तो यार आप ना इन फोनों को देखते हो, इनकी प्राइस लगभग 20,000 से लेके 30,000 के बीच में देखने मिलती है। तो मुझे यार बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि आज के टाइम पे कौन सा ब्रांड वैल्यू फॉर मनी फोन प्रोवाइड कर रहा है, या तीनों में से कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ये सारी चीजें हम वीडियो के अंदर चेक करेंगे और इससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आज के टाइम पे कौन सा ब्रांड बेस्ट काम कर रहा है या कौन सा फोन बेस्ट निकल के आता है। देखो यार, सबसे पहले बात करें प्राइस की, तो यहाँ पे जो मोटरोला है ना 12GB 256GB ऑफर्स वगैरह लगा के 23,000 के आसपास देखने मिलता है, और जो Vivo है ना 8GB 256GB ऑफर्स वगैरह लगा के ये भी 23,000 के आसपास ही देखने मिलता है, और जो Samsung है ना 8GB 256GB 31,000 के आसपास देखने मिलता है। मतलब इनकी प्राइस तो नेक्स्ट लेवल पे ही चली जाती है। वैसे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि Vivo और मोटरोला सेम प्राइस ऑफर कर रहे हैं, बट यहाँ पे Vivo के अंदर 8GB 256GB देखने मिलता है, जबकि मोटरोला 12GB 256GB दे रहा है। मतलब मोटोरोला के साथ एक्स्ट्रा रैम का यहाँ पे प्लस पॉइंट चला जाता है। और सैमसंग की प्राइस भाई साहब, उसके साथ साथ डिजाइन किसकी बेटर देखने मिलती है, किसकी डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पे देखने मिलती है। जब हम मोटोरोला की बात करते हैं, मोटोरोला लेदर का बैक दे रहा है और साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की यहाँ पे देखने मिलती है, और यहाँ पे फिंगर मैग्नेट वगैरह यहाँ पे नहीं है, और ग्रिपिंग भी इस फोन की एकदम सॉलिड यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और कोई स्क्रैचेस वगैरह इसके ऊपर नहीं आते। तो इससे सारी चीजें है। जबकि बात करें Vivo की, साइड फ्रेम और पूरी बॉडी यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट की यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बट ये हल्का सा मैट फिनिश टाइप देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी फिंगर के वगैरह निशान नहीं आते, ना कोई स्क्रैचेस इसके ऊपर देखने को मिले हैं। अब बात जब सैमसंग की आती है, जो बैक है ना ये ग्लास का दे रहा है, और जो साइड फ्रेम है ना ये पॉलीकार्बोनेट की दे रहा है, बट जो सैमसंग है ना बैक से बहुत ज्यादा ग्लॉसी है। इसके ऊपर फिंगर के निशान और डस्ट वगैरह इसके ऊपर ज्यादा फास्ट अपीयर होती है, और उसके साथ साथ इसके ऊपर ना माइक्रो स्क्रैचेस भी आए हैं। विदाउट केस आप यूज करोगे तब ये स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो दिखने में चमकता ज्यादा सैमसंग है, बट प्रैक्टिकली इसके ऊपर स्मजेस स्क्रैचेस ज्यादा यहाँ पे आ सकते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब रही बात वेट की, तो मोटोरोला 180 ग्राम का देखने को मिलता है, और यहाँ पे Vivo लगभग 199 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है, तो सैमसंग 195 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मोटोरोला लाइट वेट है, वन हैंडी है, एक हाथ से आप इजिली यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ IP रेटिंग भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे मोटोरोला IP68 69 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जबकि Vivo के अंदर IP65 वाली ही रेटिंग देखने को मिलती है, और सैमसंग के अंदर भी यहाँ पे IP67 वाली ही रेटिंग देखने को मिलती है। वैसे बेटर IP रेटिंग होने की वजह से मोटोरोला को आप पानी के अंदर यूज कर सकते हो, और यहाँ पे वाटर टच 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आप पानी के अंदर वगैरह इस फोन को यूज कर सकते हो। ओके, बट फ्रंट साइड डिजाइन से कौन सा फोन यहाँ पे बेटर और फ्लैगशिप जैसा फील देता है। देखो यहाँ पे मोटोरोला की आप बात करते हो, सामने की साइड से POLED है, और ऑल कर्व डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मतलब चारों साइड से ये कर्व डिस्प्ले है, 45 डिग्री कर्व यहाँ पे देखने को मिलता है, और 96.3% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे Vivo की बात करें, ये भी क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है, जबकि सैमसंग जो है ना ये फ्लैट डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और आप टॉप के बेजल साइड वाले बेजल्स देखते हो ना, यहाँ पे मोटोरोला और Vivo के अंदर एकदम कम देखने को मिलते हैं, नाक के बराबर बेजल से, जबकि सैमसंग टॉप के बेजल्स और साइड वाले और बॉटम की चिन्ह ज्यादा ही दे रहा है। मेरे हिसाब से 31,000 में इतने बेजल्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे मोटोरोला और Vivo को अप्रिशिएट करना पड़ेगा फ्रंट साइड डिजाइन के लिए। अब जब ड्यूरेबिलिटी की यहाँ पे बात आती है, तो मोटोरोला और Vivo मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब फोन गिरते हैं तो ऐसे कुछ नहीं होगा, जानबूझ के गिराना मत। और सैमसंग के अंदर ऐसी कोई भी मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलती, बट सैमसंग के अंदर बैक साइड से और फ्रंट साइड से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके, ओवरऑल डिजाइन की आप बात करते हो, ज्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पे मुझे मोटोरोला लगा, क्योंकि लाइट वेट है, ग्रिपिंग भी इसके एकदम सॉर्टेड देखने को मिलती है, और बेटर IP रेटिंग भी प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर दो फोन्स। ओके, बट डिस्प्ले किसका बेटर देखने को मिलता है, क्योंकि आज के टाइम पे डिस्प्ले भी फोन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और यहाँ पे भी कुछ चीजें ऊपर नीचे है जो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। अब मोटोरोला के अंदर 6.7 इंच POLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक ऑल कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि Vivo के अंदर 6.77 इंच AMOLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो सैमसंग के अंदर हमें 6.7 इंच सुपर एमुलेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक डिस्प्ले देखने को मिलता है। मोटोरोला 1.5K का रिजोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जबकि अदर दो फोन यहाँ पे हमें फुल HD प्लस का ही रिजोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हाँ, यहाँ पे जब पीक ब्राइटनेस की बात आती है
तो मोटोरोला 4500 नीट्स के आसपास पिक ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रहा है, जबकि वीवो के अंदर 5000 नीट्स के आसपास देखने मिलती है, जबकि 1900 नीट्स के आसपास यहाँ पे सैमसंग ही प्रोवाइड कर रहा है। और जितना मैंने यहाँ पे इंडोर पे HDR कंटेंट यहाँ पे प्लेबैक किया, तो यहाँ पे मोटोरोला पता नहीं सबसे ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और जैसे मैंने आउटडोर में भी यहाँ पे चेक किया, आउटडोर लाइट कंडीशन के अंदर आप खुद देख लेना कौन सा फोन ज्यादा ब्राइट फील हो रहा है। यहाँ पे मुझे नीचे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। वैसे YouTube की बात आई और HDR की बात आई, तो यहाँ पे मोटोरोला HDR 10+ का सपोर्ट YouTube के अंदर देता है, जबकि बाकी के 2 फोन YouTube के अंदर HDR 10 को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और जब Netflix के ऊपर मैंने चेक किया, मोटोरोला और सैमसंग वाइडवाइन L1 को यहाँ पे शो कर रहे थे, जबकि Vivo यहाँ पे HDR 10 का सपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा था, जो मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। और जितना मैंने यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग किया, तीनों के अंदर मस्त कलर्स निकल के आते हैं, बट डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट यहाँ पे मुझे Vivo का शो हो रहा था। और कलर्स वगैरह तीनों के भी यहाँ पे अच्छे देखने मिलते हैं, तीनों के अंदर डीप ब्लैक वगैरह यहाँ पे देखने मिल जाएगा। बट 1.5K का रिजोल्यूशन एक्स्ट्रा मोटोरोला के अंदर होने की वजह से एक्स्ट्रा वीडियो के अंदर डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मोटोरोला यहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहा था। वैसे तीनों के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलते हैं। और जितना मैंने यहाँ पे स्पीड चेक किया, मोटोरोला वर्सेस Vivo सेम स्पीड यहाँ पे निकल के आ रहा था। फिर मोटोरोला वर्सेस मैंने सैमसंग किया, तो सैमसंग थोड़ा स्लो फील होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, हल्का सा ही डिफरेंस देखने मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या लगी पता है, यहाँ पे हैप्टिक्स, यहाँ पे मोटोरोला और सैमसंग के हैप्टिक्स मुझे फ्रिंगी टाइप और थोड़े टक वाले देखने मिले। मतलब इन दोनों फोन के हैप्टिक्स अच्छे देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू Vivo के अंदर हैप्टिक्स जो है उसका फीडबैक हमें नॉर्मल देखने मिलता है। बाकी और एक अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे मोटोरोला को और सैमसंग को, वही की ड्यूल स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पे मोटोरोला के साथ भी देखने मिलता है। उसके साथ साथ Vivo के अंदर बस सिंगल स्पीकर ही देखने मिलता है। आउटपुट सुन लेना, उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे सैमसंग और मोटोरोला के स्पीकर अच्छे देखने मिलते हैं, बट मोटोरोला के साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो यहाँ पे बेटर लाउडनेस और बेटर बेस भी मोटोरोला के साथ महसूस होता है। तो ऐसी सारी चीजें थी। काश Vivo के अंदर भी ड्यूल स्टीरियो स्पीकर होता तो मजा ही आ जाता। उसके बाद नेटवर्क के अंदर कौन सा फोन ज्यादा मजा दे रहा है ये भी आपको टकाटक पता होना चाहिए। तो हमने पुणे सिटी के अंदर ही तीनों फोन को यहाँ पे टेस्ट किया था। तीनों के अंदर अच्छा खासा 5G का सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलता है, बट यहाँ पे Vivo और मोटोरोला ONR को भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पे मोटोरोला के अंदर 16 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, जबकि Vivo के अंदर 10 ही 5G के बैंड्स है और सैमसंग के अंदर 13 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं। वैसे सैमसंग के अंदर एक्स्ट्रा NFC का भी सपोर्ट देखने मिलता है, जो अदर 2 फोन के साथ यहाँ पे नहीं है। और जितने मैंने यहाँ पे डेटा स्पीड को अगर चेक किया, तीनों के अंदर टकाटक डेटा का स्पीड देखने मिलता है, मस्त स्पीड निकल के आता है। बाकी कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस यहाँ पे देख लेना। अच्छी चीजें क्या परफॉर्मेंस के अंदर है कि नहीं, और परफॉर्मेंस को तो हमने एकदम मस्त, एकदम नेक्स्ट लेवल टेस्ट किया है। सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, और ऐसी चीज आपको पता करना है तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर देना। अब मोटोरोला के अंदर मेडिटेक डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर देखने मिलता है, जबकि Vivo के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने मिलता है, और सैमसंग के अंदर स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का प्रोसेसर यहाँ पे देखने मिलता है। और जितने मैंने यहाँ पे AnTuTu को चेक किया, लगभग यहाँ पे 6,59,000 के आसपास मोटोरोला AnTuTu को शो कर रहा था। Vivo के अंदर 7,93,000 के आसपास AnTuTu निकल के आते हैं, और सैमसंग के अंदर 6,36,000 के आसपास AnTuTu यहाँ पे निकल के आते हैं। उसके साथ साथ सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर Geekbench के भी यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हो। और यहाँ पे UFS स्टोरेज की बात करें तो तीनों के अंदर UFS स्टोरेज 2.2 ही देखने मिलता है, और रीड राइट स्पीड भी यहाँ पे देख लेना। और जितना मैंने यहाँ पे ऐप ओपनिंग करके देखी, तीनों के अंदर सेम लेवल पे सेम टाइम पे ही ऐप ओपन होते हैं। और एनिमेशन की यहाँ पे बात करें, तीनों को भी मैंने साइड बाय साइड यहाँ पे चेक किया। नॉर्मल एप्स ओपन करके मैंने देखे, मोटोरोला के एनिमेशन यहाँ पे स्मूथ फील दे रहे थे, उसके बाद Vivo भी अच्छा खासा स्मूथ फील हो रहा था। बट सैमसंग के अंदर आप थोड़ा सा भी फोन को फास्ट यूज करना चाहते हो तो एनिमेशन में ज्यादा जिटर फील हो रहे थे एज कम्पेयर टू अदर 2 फोन। तो यहाँ पे मोटोरोला के भी एनिमेशन ऑप्टिमाइजेशन इस बार अच्छी लेवल के यहाँ पे देखने मिलते हैं, और उसके बाद Vivo के भी। गेमिंग के अंदर कौन सा फोन ज्यादा ऑप्टिमाइज यहाँ पे देखने मिलता है, देखो मैं BGMI ही टेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। BGMI के अंदर मैंने चेक किया था, तीनों के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की सेटिंग्स देखने मिलती है। मतलब तीनों के अंदर यहाँ पे स्मूथ के अंदर 60 FPS का यहाँ पे सपोर्ट है। और जितना मैंने यहाँ पे गेमिंग करके देखी, इस बार मोटोरोला ने भी अच्छे खासी गेमिंग को ऑप्टिमाइज किया है। लगभग इसके FPS एवरेज FPS जो निकल के आ रहे थे, ये 54 से लेके 60 FPS के बीच में ये फोन रह रहा था। जबकि Vivo की भी बात करें, इसके भी FPS 55 से लेके 60 FPS के बीच में फोन दे पा रहा था। बट सैमसंग के अंदर आप गेमिंग थोड़ा सा ना हेवी करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सैमसंग थ्रोटल करता है और इसके FPS आपको 45 से 50 FPS के बीच में देखने मिलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मोटोरोला के AnTuTu स्कोर कम आ रहे, बट गेमिंग के अंदर ये ऑप्टिमाइज देखने मिलता है। उसके साथ साथ Vivo भी अच्छे गेमिंग यहाँ पे करवा रहा है। अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे सॉफ्टवेयर सेक्शन के अंदर भी पता चली। मुझे लगा कि मोटोरोला स्टॉक एंड्रॉइड है तो इसके अंदर फीचर्स नहीं होंगे,
बट मैं लिटरली शॉक हो गया फीचर्स वगैरह देख के, क्योंकि तीनों भी यूआई अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, चलो मैं आगे आपको बता देता हूँ। देखो मोटोरोला के अंदर हेलो यूआई देखने को मिलता है, तो यहाँ पे वीवो के अंदर आपको फनटच OS 15 देखने को मिलता है। सैमसंग के अंदर One UI 7 यहाँ पे चल रहा है। और सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी की यहाँ पे बात करें, मोटोरोला 3 इयर्स के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहा है और 4 इयर्स की सिक्योरिटी पैच अपडेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जबकि वीवो 2 ही मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देगा और 3 इयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और सैमसंग 6 इयर्स की यहाँ पे मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहा है और 6 इयर्स के यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल दे पा रहा है। मेरे हिसाब से अच्छी चीज है, बट इसका प्रोसेसर जो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, कैसे इतने ज्यादा मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट हैंडल कर पाएगा, ये तो यार आगे जाके देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। उसके बाद ब्लूटूथ की बात करें, मोटोरोला के अंदर कोई ब्लूटूथ वगैरह देखने को नहीं मिलते, पूरा क्लीन सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएगा, कोई ऐड का भी पंगा नहीं है। बट वीवो और सैमसंग की बात करें, इनके अंदर ब्लूटूथ देखने को मिलते हैं, आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे और कुछ सिस्टम के ऐप्स वगैरह नोटिफिकेशन भी भेजते हैं, इसको भी आपको बंद करना पड़ेगा। बेसिकली इन फोन को कुछ टाइम दे के आपको क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा कोई सीन यहाँ पे मोटोरोला के साथ देखने को नहीं मिलता। अब जब बात फीचर्स की आती है तो यार यहाँ से आपको थोड़ा शॉक लगेगा, क्योंकि तीनों भी यार अच्छे खासे फीचर्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तीनों के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट वीवो के अंदर आप ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मोटोरोला और सैमसंग ये परमानेंट वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं, जबकि वीवो का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे ऑफ हो जाता है। तो इसी चीज हमने नोटिस की थी। बाकी फिंगर के एनिमेशन आप मोटोरोला और वीवो के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं, वैसे सैमसंग के अंदर ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बट सैमसंग के अंदर आप गुड लॉक इंस्टॉल करते हो तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और फोन को आप नेक्स्ट लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप तीनों का भी क्विक टॉगल देखते हो तो मोटोरोला ना नियर बाय स्टॉक एंड्रॉइड जैसा फील देता है, जबकि यहाँ पे वीवो थोड़ा ओल्ड टाइप फील दे रहा है और सैमसंग के अंदर इसका क्विक टॉगल देख के मॉडर्न फील दे पाता है। सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मोटोरोला भी प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे सैमसंग भी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे वीवो के साथ देखने को नहीं मिलता। बेसिकली यहाँ पे फोटोज वीडियोस आप छुपा सकते हो और मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है बहुत सारे लोगों के लिए। बाकी हाँ, मोटोरोला के अंदर आपको स्मार्ट कनेक्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब इस फोन को आप वायरलेसली टीवी के साथ या मॉनिटर के साथ या टैबलेट के साथ कनेक्ट करके इसके कुछ फाइल्स उनके अंदर शेयर कर सकते हो, उनके कुछ फाइल इसके अंदर भी आप ले सकते हैं पूरा वायरलेसली, और इसके एप्स भी आप मॉनिटर के ऊपर रन कर सकते हैं। ऐसा फीचर यार ना वीवो के अंदर है ना सैमसंग के अंदर देखने मिलता है। ओके बट एक ही फीचर्स किसके अंदर सबसे ज्यादा देखने मिलते हैं? देखो, सर्कल टू सर्च यहाँ पे तीनों के अंदर देखने मिलता है, स्क्रीन को ट्रांसलेट करना हो ये भी तीनों के अंदर यहाँ पे देखने मिलता है, और गैलरी ऐप के अंदर बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो यहाँ पे मैजिक इरेजर यहाँ पे यूज कर रहा है मोटोरोला। तो वीवो के अंदर AI इरेजर का भी ऑप्शन देखने मिलता है जो परफेक्टली काम करता है, और सैमसंग के अंदर ऑब्जेक्ट इरेजर ये फीचर है, ये भी यार परफेक्टली यहाँ पे काम करता है। वैसे तीनों के अंदर AI फोटो इनहेंसर भी यहाँ पे देखने मिल जाता है और मोटोरोला के अंदर AI वीडियो स्टेबलाइजर भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी और एक्स्ट्रा AI की फीचर्स मोटोरोला के अंदर भी आपको देखने मिल जाते हैं, जैसे कि अपडेट मी, मतलब आपके फोन के अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं तो ये समराइज कर लेगा। उसके बाद रिमेंबर दिस, मतलब आप कोई फोटो लेते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट डालते हो और कुछ दिनों के बाद वो टेक्स्ट फिर से आप डालते हो तो वो फोटो या कुछ भी स्क्रीनशॉट हो वो बाहर निकल के आ जाएगा। ये भी यार इंटरेस्टिंग फीचर है और यहाँ पे भी AI का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ टेक नोट्स, मतलब आप ऐसे वॉइस नोट रिकॉर्ड करते हो तो ये उसको ट्रांसक्राइब करके ट्रांसलेट भी कर देगा, मतलब हर बार टाइप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और मैजिक कैनवस, इसको ही इमेज स्टूडियो बोला जाता है, और यहाँ पे ना आप कुछ भी एक प्रॉम्प्ट डालते हो तो उसी हिसाब से AI इमेज को जनरेट कर लेगा और उसको आप एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हो। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा AI की फीचर्स बस आपको मोटोरोला के साथ ही देखने मिल जाएंगे। वैसे मोटोरोला के अंदर गूगल डायलर का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो आपको कुछ कॉल रिकॉर्ड वगैरह करना है तो आपको कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। बाकी दोनों फोन के अंदर इनके खुद के डायलर देखने मिलते हैं, वहां से आप इजिली कॉल रिकॉर्ड इनके अंदर आप कर सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर को मैं समराइज करूँ तो तीनों के अंदर बहुत सारी फीचर्स सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे देखने मिलते हैं, बट कुछ AI के एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे मोटोरोला ही यहाँ पे दे पा रहा है, और मोटोरोला के अंदर कोई एड का वगैरह पंगा नहीं है, तो थोड़ा क्लीन एक्सपीरियंस भी मोटोरोला ही प्रोवाइड यहाँ पे कर पा रहा है। ओके, बट बैटरी लाइफ किसके एकदम बेस्ट लेवल की यहाँ पे देखने मिलती है, और बैटरी लाइफ को भी हमने इन डेप्थ यहाँ पे टेस्ट किया है, और यहाँ से भी आपका बाइंग का डिसीजन चेंज हो सकता है। कैसे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, मोटोरोला के अंदर आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है और 68 वैट का इनबॉक्स आपको चार्जर देखने मिल जाएगा। वीवो के साथ 7300 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पे देखने मिलती है और इसके साथ भी 90 वैट का चार्जर आपको इनबॉक्स देखने मिल जाएगा। बट सैमसंग के अंदर 5000 mAh की ही बैटरी है और इसके साथ कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता, जो मेरे हिसाब से यार चार्जर देना चाहिए था। और जब बात ऑन स्क्रीन की यहाँ पे आती है तो मोटोरोला लगभग आपको 7 to 11 आवर के बीच में यहाँ पे ऑन स्क्रीन दे पाएगा, जबकि वीवो आपको 7 to 12 आवर के बीच में ऑन स्क्रीन यहाँ पे दे पाएगा। और यहाँ पे सैमसंग को जितना मैंने टेस्ट किया था लगभग 5:30 to 8 आवर के बीच में यहाँ पे सैमसंग आपको ऑन स्क्रीन देगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ना
इन तीनों के कैमरा सेक्शन के अंदर भी मुझे पता चली है, और ये भी आपको क्लियर यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले कैमरा स्पेक्स यहाँ पे आप देख लेना। तीनों के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बट मोटोरोला 50 मेगापिक्सल सोनी LY-TR700C का सेंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जबकि वीवो के अंदर सोनी IMX882 का सेंसर देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ओल्ड टाइप सेंसर है। बाकी सैमसंग का सेंसर कौन सा है ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। बाकी मोटोरोला के अंदर 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिलता है, जो मैक्रो फोटोग्राफी को भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। वीवो के अंदर कोई भी यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का सेंसर देखने को नहीं मिलता। सैमसंग के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का सेंसर देखने को मिलता है। बहुत सारे सैंपल्स हमने लिए हैं, चलो मैं सारी चीज आपको मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे नेचर के फोटोज लिए नॉर्मल लाइट कंडीशन के अंदर। तो हाँ, कलर साइंस के अंदर भी यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है, और डिटेल्स के मामले में भी हल्का फुल्का यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है। कैसे मैं आगे आपको समझा दूंगा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डायरेक्ट आती है, तो लाइट कंट्रोल बेटर मुझे यहाँ पे मोटोरोला और वीवो का यहाँ पे देखने मिला। और सैमसंग की फोटोज कभी कभी सॉफ्ट आते हैं, वहाँ पे बेटर डिटेल्स यहाँ पे मोटोरोला प्रोवाइड कर पा रहा था। और मैक्रो फोटोग्राफी आप मोटोरोला के साथ कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट के पास में से जाके बेटर डिटेल्स वाली क्लोजर शॉट आप मोटोरोला के साथ ले सकते हैं। अल्ट्रावाइड का सपोर्ट बस मोटोरोला और सैमसंग के अंदर ही देखने को मिलता है, वीवो के अंदर नहीं है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज वीवो का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और अल्ट्रावाइड से ऐसे मस्त मस्त फोटोज आप मोटोरोला और सैमसंग से निकाल सकते हैं, बट सैमसंग के अंदर HDR की इशू यहाँ पे देखने को मिलती है, और एक येलो टिंट भी सैमसंग के साथ देखने को मिलती है। ऐसा कोई इश्यू मोटोरोला के साथ यहाँ पे नहीं है, ना वीवो के साथ। हाँ, वीवो थोड़ा सा ना फोटो को गोरा गोरा टाइप बना देता है, मोटोरोला ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं करता। ये भी हमने यहाँ पे नोटिस किया था। बाकी और भी ऐसे कुछ सैंपल्स हमने ट्राई किए थे। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन वगैरह तीनों के अंदर ऑन पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है, बट सैमसंग के अंदर 1x का ही बस सपोर्ट है। मोटोरोला के अंदर आप 1.5x और 2x सेम वीवो के साथ भी ऐसी फोटोज आप ले सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे वीवो ना थोड़ा सा ज़्यादा ही गोरा गोरा टाइप फोटोज निकल लेता है, ऐसा मोटोरोला के साथ यहाँ पे नहीं है। मोटोरोला नेचुरल टोन यहाँ पे रख रहा है फोटोज के अंदर, ये भी चीज़ें हमने यहाँ पे नोटिस की थी। बाकी सैंपल्स यहाँ पे भी आप देख लेना, बट सैमसंग का 1x इन दोनों के आगे कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सेल्फी की बात करें, तीनों के अंदर सेल्फी आप मस्त ले सकते हैं, बट बेटर डिटेल्स यहाँ पे मुझे मोटोरोला और वीवो के साथ ही देखने मिली। तीनों के अंदर आप 4K 30 fps में वीडियो शूट कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। किसकी बेटर देखने मिल रही है ये मुझे नीचे कमेंट आप जरूर कर सकते हो। और वैसे मोटोरोला के अंदर आप अल्ट्रा वाइड के अंदर भी स्विच कर सकते हो, और ये भी 4K 30 fps में वीडियो शूट कर सकता है। तो यार एक बेनिफिट है जो अदर दो फोनों में आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी तीनों फोन के अंदर आपको 1080p 60 fps का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। अपोजिट टू लाइट ये वीडियो शूट हो रहा है, तो कौन सा फोन यहाँ पे बेटर लाइट को कंट्रोल कर पा रहा है यार नीचे जरूर आप कमेंट करके मुझे यहाँ पे बता सकते हो। वीडियो स्टेबलाइजेशन यहाँ पे चेक कर लेना, एक्सपोजर हैंडलिंग किसका बेटर है आप देख सकते हो। सेल्फी भी सबके अंदर 4K 30 fps में आपको देखने को मिल जाती है। वैसे आप 1080p 60 fps में भी वीडियो शूट कर सकते हो। किसकी वीडियो क्वालिटी यहाँ पे बेटर है मुझे नीचे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो। और स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पे चेक कर लेना। सैमसंग ऐसे ब्लैक क्यों कर रहा है। सो फाइनल आते हैं कंक्लूजन पे, तीनों में से कौन सा बाय करना चाहिए या कौन सा ब्रांड यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर कट यहाँ पे देखी होगी, फिर भी मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बोलूँ तो यहाँ पे सैमसंग 28,000 के हिसाब से मुझे वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो सैमसंग को यार आप ना स्किप कर दो। बाकी रही बात यहाँ पे मोटोरोला वर्सेस वीवो की, तो यहाँ पे ना मोटोरोला के अंदर कुछ चीजें मुझे एक्स्ट्रा देखने को मिली, जैसे कि आपको बेटर आईपी रेटिंग यहाँ पे मोटोरोला के अंदर देखने को मिलती है IP68 69। उसके साथ साथ मोटोरोला के अंदर आपको पूरा क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, कोई ऐड का पंगा नहीं। और मोटोरोला के अंदर AI के एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ मोटोरोला के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी है, मोटोरोला के हैप्टिक्स भी अच्छे हैं, एक्स्ट्रा 5G के बैंड्स भी मोटोरोला के अंदर देखने को मिलते हैं, और मोटोरोला हैंडी है, लाइट वेट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और मोटोरोला के अंदर 1.5K OLED डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, डेफिनेटली ज्यादा शार्प है। और वीवो को आप देखते हो तो वीवो के अंदर एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाएगी 7300 mAh की, जो मेरे हिसाब से ज्यादा है। वैसे मोटोरोला के अंदर भी बैटरी लाइफ अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। और वीवो के अंदर हाँ, इसके अंदर भी अच्छा आपको बेजललेस क्वाड कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, बट सिंगल स्पीकर और नॉर्मल हैप्टिक्स ये थोड़ा सा मेरा डिसीजन यहाँ पे चेंज कर रहे। सो यार इन तीनों को जितना मैंने यहाँ पे कंपेयर किया तो मोटोरोला मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, और मोटोरोला यार इस प्राइस रेंज में अच्छा काम कर रहा है। बाकी इन फोनों को आपको बाय करना है तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इससे क्या होता है, चैनल को थोड़ा हेल्प होता है, तो यार आप बाय कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही आपको कौन से फोनों का कंपैरिजन देखना है नीचे यार जरूर आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, नीचे जरूर कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।